हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स क्लासेस। और आज हम लोग इस बुक का चैप्टर जो पढ़ रहे थे, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग के बारे में। ठीक है, तो ये उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो है। क्योंकि जब तक आप उस दोनों पार्ट को नहीं देखिएगा तो ये लास्ट यानी जो थर्ड पार्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी पार्ट को समझने के बाद आपका ये चैप्टर क्लियर होता है और उसके बाद आप एग्जामिनेशन में जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि क्या है इसमें। तो हमने सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम को पढ़ा था, ठीक है, श्रीलंका को पढ़ा था। इन दोनों देशों की सत्ता की साझेदारी को समझा था। कैसे कि श्रीलंका में किस तरीके से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया, लोगों को भेदभाव किया गया जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि तमिलों में और सिहलियों में आपस में टकराव हो गया। किस बात को लेकर के? क्योंकि तमिलों का जो है अधिकार का हनन किया जा रहा था, उनको बराबरी से अधिकार नहीं मिल रहा था, उनके धर्म को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ सिहलियों के बौद्ध धर्म, बौद्ध मतों को बढ़ावा देना और उनको संरक्षण देने की बात की गई थी वहाँ के बहुसंख्यकवाद जो था श्रीलंका के अंदर। और दूसरी तरफ जो है बेल्जियम था। बेल्जियम के जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, नेता थे, उन्होंने किस तरीके से बेल्जियम के अंदर सत्ता की साझेदारी की, जो है कि राज्य केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, फिर ब्रुसेल्स के अंदर। ठीक है, तमाम जो है डच भाषा और फ्रेंच भाषा, यानी डच भाषा जो बहुसंख्यक थे, फ्रेंच भाषी जो अल्पसंख्यक थे, लेकिन दोनों को सम्मान का अवसर प्राप्त हुआ। जो है मंत्रिमंडल में भी दोनों की भाषा, दोनों की शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य और एजुकेशन, बिजनेस, इन तमाम सभी चीज़ों में उनको बराबरी से अधिकार मिला। तो वो क्या कहलाया? बेल्जियम मॉडल कहा गया। बेल्जियम ने जो काम किया अपने कंट्री के अंदर, सत्ता की साझेदारी की। तो अब हम समझते हैं कि आगे इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम समझेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या कारण है कि सत्ता की साझेदारी यानी पावर की शेयरिंग की जाती है, यानी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव या तनाव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी देखिए यह बात आ गई, जो समुदाय है, जैसे कि दो समुदाय हैं, वो भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं, वो धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं। जैसे कि बेल्जियम में आप देख सकते थे कि फ्रेंच भाषी और डच भाषी ये दो समुदाय थे। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या था, श्रीलंका के अंदर क्या थे, तमिल थे, ठीक है, सिहली थे। समझ गए? तो ये समुदाय हैं, यानी ये जो दोनों समुदाय हैं, दो समुदायों के बीच क्या होता है, तनाव, टकराव जैसी जो व्यवस्था है वो नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि जहां सत्ता की साझेदारी हो जाती है, यानी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव या तनाव का अंदेशा कम हो जाता है। किसकी वजह से? पावर शेयरिंग करने की वजह से। ठीक है, अब जो है पावर शेयरिंग के अंदर यानी सत्ता की साझेदारी के अंदर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए यहाँ जो दूसरा है, पहला तो हमने समझ लिया कि समुदायों के बीच टकराव या तनाव का अंदेशा कम हो जाता है, झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। अब जो है हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरा पार्ट, कि लोकतंत्र का मतलब होता है नागरिकों को सत्ता में बराबर से हिस्सेदार बनाना। ठीक है, यानी जो भी जिस कंट्री के जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, उन तमाम लोगों को, यानी आखिरी पैदान पे बैठे लोगों को भी बराबरी का सम्मान मिलता है, बराबरी का अधिकार मिलता है। यानी हर व्यक्ति जिस तरीके से सरकार चुनने के बाध्य होता है, यानी गवर्नमेंट को चुनने के लिए सरकार को चुनने का अधिकार हर व्यक्ति के पास होता है, यानी उसको वोट देना या मत देने का अधिकार, फिर उसके बाद उसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, फिर उसको अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार, उसको अपनी आज़ादी से भाषा बोलने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार जो है प्राप्त जिस देश के अंदर होता है वह माना जाता है कि उस देश के अंदर लोकतंत्र है। ठीक है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसीलिए लोकतंत्र का मतलब होता है नागरिकों को सत्ता में बराबर से हिस्सेदार बनाना। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे
सत्ता की साझेदारी के रूप को जानेंगे। ठीक है, कि सत्ता की जो साझेदारी है इसके कई रूप हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं, कितने रूप हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, किसे समझेंगे, क्षैतिज वितरण को। ठीक है, अब क्षैतिज जो है शब्द जो है वो थोड़ा सा जटिल शब्द है, तो इसको हम आसान से समझने का तरीका यह है, यानी क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए अब यहां देखिए, सरकार यानी जो गवर्नमेंट है, यानी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कैसे काम करती है, वो तीन तरीकों से काम करती है। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका को हम लेजिस्लेटर कहते हैं, ठीक है, कार्यपालिका को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं और न्यायपालिका को हम कहते हैं जुडिशियरी। ठीक है, जैसे जुडिशियरी में आता है एचसी आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, यानी जो मामला डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट में जिला के अंदर जो मामला होता है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम होती है, जो संविधान का उल्लंघन करता है या फिर जो अपराध करता है, उसको कौन उसके केस को कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा। ठीक है, यानी जिला कोर्ट देखेगा। फिर अगर जिला कोर्ट में अगर कोई असहमत है कि नहीं भाई हमें यहाँ से न्याय नहीं मिल सकता है, तो वो क्या करता है, हाई कोर्ट में जाता है। अगर हाई कोर्ट से उसको न्याय नहीं मिल पाता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जुडिशियरी काम करती है। अब आइए हम समझते हैं विधायिका को। देखिए विधायिका लेजिस्लेटर यानी यहाँ सांसद, जो है कि केंद्र सरकार में संसद के अंदर जो है लोग चुन करके जाते हैं, लोकसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा होता है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद राज्यों के अंदर क्या होता है, विधान परिषद होता है, तो विधानसभा होता है। अब जो है कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, वो किसके अंदर आते हैं, कार्यपालिका के अंदर आते हैं। ठीक है, वो कार्यपालिका में आते हैं। विधायिका में कौन आते हैं, विधायक आते हैं, ठीक है, सांसद आते हैं, ठीक है, और न्यायालय में कौन आते हैं, जुडिशियरी में जज, एडवोकेट्स, ठीक है, और जो है कार्यपालिका में एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना। तो अब ये क्या है, ये तीनों लोग जो हैं एक दूसरे से जो है क्या है, जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर अंकुश लगाए रखते हैं, यानी एक दूसरे पर रोक लगाए रखते हैं। कैसे कि ये जो है, ये अगर किसी तरह के कानून का उल्लंघन करेंगे, ये अगर किसी तरह का कोई काम करेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, मिलकर के इनको रोकने का काम करेंगे। ठीक है, अगर ये जो है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी व्यक्ति को पकड़ता है किसी अपराध के जुर्म में, किसी कानून के उल्लंघन के जुर्म में अगर पकड़ता है, अगर उसने कोई अपराध किया है, तो उसको क्या करता है, उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जब पकड़ता है तो उसको सजा नहीं दे सकता है। वो सजा अगर देगा तो उसको क्या करेगी, जुडिशियरी रोक लेगी, बोलेगी नहीं, सजा देने का अधिकार किसके पास है, जुडिशियरी के पास है। वो जो है कानून व्यवस्था को किस तरीके से उसमें कहाँ कमी हुई है उससे दंडित करने का अधिकार किसको है, जुडिशियरी को है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गया। अब दूसरी चीज हम चलते हैं, सेकेंड चलते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, अब देखिए ये ऊर्ध्वाधर जो शब्द है, अब ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा जटिल शब्द है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या क्या है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की सरकार। केंद्र सरकार को आप सभी जानते हैं, जो पूरे देश की सरकार एक सरकार होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, राज्य सरकार आती है, यानी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे बिहार स्टेट, यूपी स्टेट, बंगाल स्टेट, है ना। उसी तरीके से जो है राज्य सरकार कहलाती है। केंद्र सरकार यानी पूरे देश की सरकार, और शहरी या ग्रामीण सरकार यानी शहरी और ग्रामीण यानी नगर पालिका, नगर परिषद। अब आइए समझते हैं इनका क्या काम है, यानी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये जो शेयरिंग हुई है पावर की, वो किस आधार पर हुई है, तीन आधार पर हुई है। कैसे, केंद्र सरकार के आधार पर, राज्य सरकार, और उसके बाद ग्रामीण सरकार यानी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र पर। अब केंद्र सरकार का क्या काम है, केंद्र सरकार का काम है देश के मुद्दों को देखना। ठीक है, यानी देश की व्यवस्था को देखना, देश के अंदर की अर्थव्यवस्था पर काम करेगी। कौन काम करेगी, केंद्र सरकार। ठीक है, देश की आर्मी के ऊपर जो है कि आर्मी को अगर कोई बड़ा, जैसे कि अभी राफेल आया, ठीक है,
या जो भी बड़ी चीज है, हम आर्मी को लेकर के काम करना है, तो उस व्यवस्था को यानी उस मुद्दे को कौन देखता है? केंद्र सरकार देखेगी। ठीक है, देश की इकोनॉमी का मामला जब आएगा, देश की अर्थव्यवस्था का मामला आएगा, तो उसको कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं कि राज्य सरकार का क्या काम है, यानी राज्य सरकार का क्या काम है। अब राज्य सरकार क्या करती है? राज्य के मुद्दों को देखती है। ठीक है, अब राज्य के अंदर मान लीजिए शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, ठीक है, राज्य की पुलिस है, ठीक है, जैसे जिसे हम बोलते हैं बिहार पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस, बंगाल पुलिस होती है। तो जिस राज्य की जो पुलिस होगी, जिस राज्य की उसको कौन देखेगा? राज्य की सरकार देखेगी, जो वहां जो सरकार जिसकी भी होगी। तो क्या होगा? शिक्षा देखेगी, स्वास्थ्य देखेगी, राज्य की पुलिसों को देखेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि राज्य के मुद्दे, यानी राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, स्टेट के अंदर जो भी जो है कि व्यवस्था जो है में अगर किसी कोई गड़बड़ी आएगी, तो उसको कौन देखेगा? राज्य सरकार देखेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। अब आते हैं कि जो शहरी या ग्रामीण सरकारें जो होती हैं, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो सरकारें होती हैं, उनका क्या काम है? वो पंचायत, जैसे पंचायत मुखिया, वार्ड पार्षद जो होते हैं, ठीक है, उसमें वो वार्ड पार्षद जैसे होते हैं, उस चेयरमैन बनता है। ठीक है, पंचायत है, मुखिया है, तो जैसे बहुत सारी चीज़ है, आप देखते हैं प्रमुख बनते हैं, समझ गए। और उसके बाद शहर के अंदर एक और होता है, महापौर होता है, पौर होता है। आप जानते होंगे अगर शहर के अंदर हैं या गांव के अंदर हैं। तो अब उनका काम क्या होता है? उनका काम क्या होता है? वो शहर के अंदर की समस्याओं को देखेंगे, ग्रामीण के अंदर की समस्या, गांव के अंदर की समस्याओं को देखेंगे। अब जैसे गांव की सड़क नहीं बनी है, ठीक है, तो उसको कौन देखेगा? मुखिया है, पंचायत का। ठीक है, अगर पंचायत के अंदर कुछ पानी नहीं आ रहा है, सड़क अच्छी नहीं बनी है, नाली नहीं है, रोड पर पानी लगा है, या जिस तरीके की भी समस्या होगी शहर के अंदर, उसको कौन देखेगा? शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की सरकारें, मुखिया, वार्ड पार्षद, ये लोग जो हैं, इनका उसकी जो समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका निपटारा कौन करती है? शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की सरकारें करती हैं। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम उसको थोड़ा हल्का रिवीजन कर लेते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव या तनाव कम हो जाता है, उसका अंदेशा कम होता है। जब बराबर से सभी को अधिकार मिल जाता है, तो क्या होता है? एक दूसरे में तनाव का कारण नहीं बनता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है नागरिकों को सत्ता में बराबर से हिस्सेदार बनाना। ठीक है, यानी वोट दे करके चुन रहा है, अगर कोई सरकार को चुन रहा है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, तो ये क्या है? नागरिकों को अधिकार है। ठीक है, वो क्या वो जुड़ गए, किससे जुड़ गए? जो है सत्ता से जुड़ गए, पावर शेयरिंग उनके साथ भी हो गई। ठीक है, तो वो हिस्सेदार बन गए गवर्नमेंट चुनने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सत्ता की साझेदारी के रूप को जाने। ठीक है, सत्ता के साझेदारी के रूप क्या है? क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके साथ शेयरिंग क्या हुई है? सरकार की, गवर्नमेंट की, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो तीनों जो है, लेकिन तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई एक जो है गलती करता है, चाहे विधायिका, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इस पर अंकुश लगा देंगे, रोक लगा देंगे कि नहीं, आप जो ये कर रहे हैं ये तरीका गलत है। ठीक है, अब जैसे ये आ गए कार्यपालिका। अब इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, चोरी करता है या कानून का उल्लंघन करता है, तो ये उसको पकड़ेगी, रोकेगी, मना करेगी कि नहीं आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन ये सजा देने के बाद नहीं है, जब अगर ये सजा देने की कोशिश करेगी, तो न्यायपालिका क्या करेगी? जुडिशरी क्या करेगी? इसको रोकेगी कि नहीं, आप जो है नहीं इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, न्याय देने का यानी दंडित करने का अधिकार हमारा है, इसको हम देखेंगे। तो ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाए हुए हैं। अब आती है ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर कैसे बटा हुआ है, कैसे पावर की शेयरिंग हुई है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामीण या शहरी सरकार। ठीक है, ये क्या करती है? केंद्र सरकार देश की मुद्दे को देखेगी, अर्थव्यवस्था, आर्मी, ठीक है, विदेश नीति, इसको देखने का काम करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य के अंदर के मुद्दे को देखेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य की पुलिस, ठीक है,
इन सब चीज़ को देखने को देखेगी। और उसके बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सरकार क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, वो शहर के अंदर जो है कि ग्रामीण गांव के अंदर जैसे कि रोड नहीं बनी है या पानी नहीं आ रहा, इस तरह की कोई समस्या है, सफाई की समस्या है, तो इसको कौन देखता है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सरकारें देखती हैं। अब हम आते हैं तीसरे मुद्दे पर, यानी सामाजिक समूहों के बीच वितरण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पीछे जो हमने पढ़ाया है बेल्जियम और श्रीलंका, तो ये बेल्जियम के अंदर का देखिए इसमें आएगा। देखिए सामाजिक समूह के बीच वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन एमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, ठीक है। जैसे भाषाई, ठीक है, और धार्मिक समूहों के बीच वितरण। कैसे, जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बोला गया है सामाजिक समूहों के बीच वितरण कैसे होता है, यानी भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच वितरण, यानी भाषाई और धार्मिक समूह के बीच पावर शेयरिंग। कैसे, जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा कि बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार बनाई गई थी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे वीडियो में आप देखेंगे कि क्या देखेंगे। बेल्जियम में जो हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाई गई थी जो सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार रखती थी। यानी जो समाज है, सामाजिक, यानी समाज किस तरीके से हो सकता है, समाज जो है कि वो भाषा वाला भी समाज हो सकता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, ठीक है। जैसे बिहार के अंदर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, ठीक है, भोजपुरी समाज, मगही समाज, है ना। इसी तरीके से आप धार्मिक के ऊपर भी हो सकता है, जैसे कि हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, ठीक है, पारसी समाज। तो समाज धर्म या जाति या फिर जो है भाषा के आधार पर होता है। तो बेल्जियम के अंदर हमने क्या देखा था, बेल्जियम के अंदर भाषा के आधार पर सामाजिक, यानी भाषा को लेकर के कौन, डच और फ्रेंच भाषी लोगों में जो है एक चुनाव कराया गया, यानी उसको क्या अधिकार था, जो जिस भाषा के बोलने वाले लोग थे वो अपने भाषा के नेतृत्व करने वाले लोगों को चुनते थे। वो क्या कहलाते थे, सामुदायिक सरकार कहलाते थे। सामुदायिक सरकार का क्या काम होता था, सामुदायिक सरकार का काम होता था कि सांस्कृतिक, यानी जो हमारे कल्चरल है, कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल जो है प्रॉब्लम है, कल्चरल इशू है, यानी सांस्कृतिक इशू है, तो उसको सांस्कृतिक इशू को देखने का अधिकार किसको प्राप्त था, फैसला लेने का, सामुदायिक सरकार को। शिक्षा में अगर किसी तरह की कमी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको देखने का अधिकार किसको था, सामुदायिक सरकार को था। भाषा के आधार पर, यानी लैंग्वेज के आधार पर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उस पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको देखने का अधिकार किसको था, सामुदायिक सरकार को था, ठीक है। अब उसमें एक चीज और आती है, यानी रिजर्वेशन का मामला आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरक्षण, ठीक है, या फिर जो विकलांग हैं, ठीक है, या जो गरीबी के कारण शिक्षा उन तक नहीं पहुंच सकी है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ महिलाएं हैं, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को अगर बराबर से अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन के तहत जो है सत्ता से जोड़ा जाएगा, उसके साथ पावर शेयरिंग की जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ऐसा ना समझें कि हम जो है सरकार से, यानी हम लोग जो है गवर्नमेंट से अछूते हैं, यानी हम लोग के जो है अधिकार का हनन हो रहा है, या हमें बराबर से जो है अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी समस्याओं में क्या करती है गवर्नमेंट, रिजर्वेशन दे देती है, यानी आरक्षण दे देती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चौथा, ठीक है। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दबाव समूह आंदोलन, ठीक है। अब इसको समझेंगे, दबाव समूह क्या है, आंदोलन क्या है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से विधायिका में, यानी सांसद के अंदर या विधानसभा के अंदर अगर किसी तरह का कोई कानून बनता है राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर, तो अब इसको जो है अंकुश लगाने के लिए, इसको जो है कि रोकने के लिए एक और जो है आंदोलन समूह, यानी दबाव समूह का हम काम करता है। वो कैसे करता है, उनका काम क्या होता है कि शासन को बाहर से प्रभावित और नियंत्रित करता है। अब वो नियंत्रित कैसे करता है, वो क्या करता है कि जैसे संगठन वो रोकता है, संगठन के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से वो क्या करता है, सरकार में बैठे लोगों को रोकता है। जैसे आपने सुना होगा जीएसटी का कानून आया, ठीक है, जीएसटी बना, जीएसटी पास हुआ हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर। तो जब जीएसटी का कानून बन रहा था,
तो व्यवसाय समूह यानी व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह ने बोला कि नहीं, इसमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। उन लोगों ने संगठन बनाया और आंदोलन किया, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो थी उसको ठीक कर करके जो है जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी में जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो 12% या 18% हमें एक्स्ट्रा जीएसटी भी देनी पड़ती है। अगर 100 रुपया प्राइस है तो उसमें लिखा रहेगा 100 रुपया प्लस 18% जीएसटी या 12% जीएसटी, ठीक है। उसको रोकने का काम किया था व्यवसायी समूहों ने, यानी व्यवसाय करने वाले, बिजनेस करने वाले समूह ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक मजदूर संगठन आता है। मजदूर संगठन यानी मजदूरों से रिलेटेड, यानी लेबर से रिलेटेड जब कोई कानून बनेगा या लेबर से रिलेटेड कोई समस्या आएगी, अगर वो कानून बन रहा है उसमें अगर लेबर को लगेगा, मजदूर को लगेगा, काम करने वाले मजदूरों को लगेगा कि नहीं मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, ये कानून बनने से जो है हमें जो है काम करने में या हमें जो है रोजगार करने में कोई समस्या आएगी, तो वो क्या करते हैं, मजदूर अपने संगठन के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव देते हैं, ठीक है, आंदोलन कर करके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है किसान संगठन। अभी हमारे देश के अंदर जो है क्या चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। किस चीज को लेकर के चल रहा है, क्योंकि उनके किसान कानून पारित किया गया है, पारित किया जा रहा है देश की संसद से। तो अब किसानों को लग रहा है कि नहीं, जो किसानों का जो अधिकार है उस अधिकार का हनन हो रहा है। वो जो कानून बनने के बाद जो किसान अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जो है अपना अनाज उगाते हैं, बेचते हैं, उसमें समस्याएं आएगी अगर कानून बनने से। तो वो क्या कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आंदोलन, किसान संगठन के माध्यम से, ठीक है, संगठन के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है आपका क्लियर हो गया कि सामाजिक समूहों के बीच भी वितरण होता है, पावर शेयरिंग होती है। कैसे, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है। फिर इसका जीता जागता उदाहरण बेल्जियम में देखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन के तौर पर दिया जाता है, पावर शेयरिंग की जाती है कमजोर तबके के लोगों को या फिर महिलाओं को आरक्षित सीट कर करके, चाहे वो आरक्षित हो जाती है सीट चुनाव को लेकर के या फिर नौकरी में उनको कुछ परसेंट का आरक्षण दे दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, चौथा, दबाव समूह के आंदोलन, यानी शासन बाहर से प्रभावित और नियंत्रित किया जाता है। कैसे किया जाता है, संगठन बना करके, आंदोलन कर करके। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा और अपना एक नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप जो है अपने हिसाब से इस चीज़ को समझ के, या जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको समझ करके अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे, तब तक और भी बेहतर तरीके से आप इसको नहीं समझ सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से, यानी सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आप बहुत उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 1 लाइनर क्वेश्चन हो 1 नंबर का, या फिर आपको थेसिस लिखना हो, यानी संक्षिप्त में टिप्पणी करना हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 6 अक्टूबर से हमारे टाइम्स क्लासेस इंस्टीट्यूट में चौखंडी मोहल्ला में सासाराम के अंदर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है 6 अक्टूबर से। तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आप सासाराम से हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।